हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग एलसी का एक क्विक रिवीजन करेंगे। आमतौर पर ये क्लास जो होती है 1.5 से 2 घंटे के लिए होती है, लेकिन आज हम इसको ब्रीफ करके करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जेआईबी में भी सीआईबी में भी आपने इसको पढ़ा होगा इस टॉपिक को। और यहाँ पर ये जो हमारा सीआईबी है, तो सीआईबी में एलसी का एक दो सिंपल क्वेश्चन, अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें काफ़ी चीज़ें मिला जुला करके वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट नंबर 4 है। लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अगर हम बात करें, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये जो इम्पोर्टर होते हैं उनको फैसिलिटीज दी जाती है। जिस जिस फैसिलिटी में उसके अंदर जो है ये एलसी आता है। और एलसी जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यानी फॉरेन ट्रेड, बट कई बार लोकल या इनलैंड एलसी करके भी यूज कर लेते हैं अगर बायर और सेलर दोस्त एक दूसरे के अननोन होते हैं तो। ठीक है। बट ये फॉरेक्स में नहीं आता है। क्यों? इनलैंड अगर एलसी होगी तो उसमें जो करेंसीज होंगी वो इन्वॉल्व होंगी, वो इंडियन करेंसी इन्वॉल्व रहती है, इसलिए जो है इसको केवल उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एलसी जो है, एलसी किस एक्ट या किस रूल्स से गवर्न होती है, आप लोग बताएं कोई। तो सबसे पहले बात करेंगे यूसीपीडीसी 600। हाँ, UCPD 600 यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री ट्रेड। ट्रेड। ठीक है। और ये एलसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलसी एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों से अगर कोई डिस्प्यूट जाता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कौन सी बुक खोलता है? यूसीपीडीसी 600 वर्जन को ही खोलता है। और इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया गया कि अगर कोई कंट्री या कोई ट्रेडर इसके रूल को फॉलो नहीं करता है, कोई वायलेट करता है, तो उसको उस कम्युनिटी से बाहर या बैन किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि कोई भी ट्रेडर इसमें क्या ना करे, कोई एक्सपीरियंस के नहीं हुआ है। वायलेट ना करे। और जो भी बैंक हैं, उन बैंकों में केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जब बैंक पेमेंट नहीं कर पाते। वो कौन सी कंडीशन है, कोई बता सकता है? वो होती है इंसॉल्वेंसी ऑफ द कौन सा बैंक? इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक। अभी कभी कभी क्या होता है, इशूइंग बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आगे कोई भी वो पेमेंट वगैरह नहीं कर पाता, फिर उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले छोटा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, और सब लोग कंसंट्रेट रहेंगे क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ बता दें। यहाँ देखिएगा, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अंडर क्या होता है? एलसी। कहते हैं हम कुछ गुड्स का ट्रेड करेंगे, अंडर एलसी करेंगे। ठीक है। जो इंपोर्टर होता है उसी को हम लोग बायर, या एलसी की टर्म में उसको हम लोग एप्लीकेंट बोलते हैं। एक्सपोर्टर को हम लोग सेलर या बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। ठीक है। इनके बीच में टर्म्स होता है, कहते हैं हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, बट हमें ये प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। आप प्रोडक्ट क्या देंगे, हमें पूरा दे दीजिए, कितने का दे देंगे। यानी कोटेशन या कॉन्ट्रैक्ट कह लो। कोटेशन के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम लोग ऐसा ऐसा काम करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोलते हैं अंडर एलसी करेंगे। ये वाला बैंक अपने बैंक पे पा जाता है और एलसी को इश्यू करने की रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर
इस बैंक के दो नाम आते हैं, एक तो इशूइंग बैंक और एक ओपनिंग बैंक। और ये इंपोर्टर का बैंक होता है, यानी ये जो बैंक होता है वो इंपोर्टर को जानता है, इंपोर्टर कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कल को पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इशूइंग बैंक उसको देखता है, और इशूइंग बैंक यहीं पे डिसाइड करता है। ठीक है। क्या डिसाइड करता है कि ये जो है साइट एलसी खोलनी है या जांच खोलनी है। ठीक है। उसके बाद ये एक अपने करस्पॉन्डिंग बैंक या एलसी में लिखा हुआ है नॉमिनेटेड बैंक या किसी भी बैंक से कांटेक्ट करता है, और वहां पर ये एलसी के पेपर्स को भेजता है। ये वाला बैंक इस तक ये बात पहुंचाता है कि ठीक है भाई, एक ट्रेड हो रहा है, आप रेडी हैं या नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक और कंफर्मिंग बैंक। नहीं, कंफर्मिंग बैंक ये नहीं होता। ये नहीं है कंफर्मिंग ना ना, ये नहीं होता कंफर्म में। ऐसे ठीक है। कुछ बताया क्यों नोटिफाइंग सर? बैंक, ये तो सर बेसिक फंक्शन में नोटिफाइंग है। बैंक हो सकता है, क्या एडवाइजिंग बैंक कंफर्म बैंक हो सकता है? नोटिफाइंग बैंक नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है हाँ सर। ठीक है, चलो अगर आपने छोड़ पढ़ा दो। है तो हम एग्री कर रहे हैं कि टूर ये सर में हम एक वीडियो हम्म। देखे थे सर कल, उसमें ये कंफर्मिंग बैंक बता रहे थे। अच्छा, इसी को ऐसा कुछ कंफर्मिंग था। बैंक बोल दिया। कंफर्मिंग हाँ बैंक वो बाय नेचर हो सकता है, मतलब हाँ, बेसिकली वो कह तो रहा है कि मैं पेमेंट दूंगा, लेकिन कंफर्मिंग बैंक जहां तक मुझे आइडिया है कि बेनिफिशियरी को जब इसकी क्रेडिट वर्दिनेस पे डाउट होता है, किसकी, इसकी ये इशूइंग बैंक की इशूइंग क्रेडिट बैंक वर्दिनेस की पे डाउट होता इशूइंग है, बैंक। इसी तो बैंक, वो इसी। एक एडिशनल बैंक को बीच में करता है। और कंफर्मिंग कंफर्मिंग बैंक ऐसा बैंक जिस पे ये रिलाई करता हो, कौन, सेलर। सेलर। वो कहता है कि भाई आपका पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक गारंटी दो। तो ये एक तरह की क्या देता है, गारंटी देता है कि पेमेंट अगर ये नहीं करता है तो मैं करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है नॉमिनेटेड का मतलब होता है पहले से डिसाइडेड। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है चाहे वो ये बैंक हो चाहे वो किसी और बैंक के थ्रू ये पेपर्स कहाँ तक डील कर रहा हो। ठीक और है। सर नोटिफाइंग बैंक, नोटिफाइंग बैंक भी यही होगा। नॉमिनेटेड बैंक को क्लेमिंग बैंक बोलता है। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड बैंक को क्लेमिंग बैंक बोलते हैं, क्लेमिंग बैंक। हाँ क्लेमिंग बैंक, क्लेमिंग क्लेमिंग बैंक तो तब होता है जब यहाँ जब पर रिवर्स हो कंफर्मिंग नहीं एक जाए। और बोलता है, वो बैंक आता है। क्लेमिंग। हाँ हाँ अभी हाँ मैं उसका जिक्र हाँ, करूंगा। मिसेस सी से थोड़ा मुझसे मिस हो गया था। क्लेमिंग बैंक हाँ, एग्जैक्टली। क्लेमिंग बैंक तो हो सकता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये पहला वाला स्टेप पूरा हो जाता है तो सब लोग रेस्ट एश्योर हो जाते हैं कि अब काम हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये पहला इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सपोज कीजिए 2/11/2021 को, और एलसी का जो रूट पूरा हुआ वो हुआ 3 दिसंबर को। ठीक है। और इसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी 10 दिसंबर को। ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट करता है तो वो एडवांस मांगता है। क्या मांगता है? एडवांस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो एडवांस फॉर मैन्युफैक्चरिंग मांग रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी। ठीक है। और वो स्टार्ट कर देता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ फैक्ट्री में स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई तो आफ्टर सम डे मैन्युफैक्चरिंग के, सपोज कीजिए ये कंप्लीट हुआ और यहाँ पर 2 महीने में हो गया, तो 2 मार्च 2021 में इसने शिपमेंट कर दी। ठीक है। और ये जो डेट है इसको सुनिएगा जरा, डेट शुड बी प्रायर और सेम एज इन एलसी। एलसी में लिखा हुआ है, सपोज कि लिखा हुआ है कि 10 मार्च से पहले आपको क्या कर देना है? शिपमेंट कर देना है। तो ये 2 मार्च को इसने शिपमेंट कर दिया। ठीक है। और जब शिपमेंट होता है, शिपमेंट के बाद ये जो पेपर्स हैं, ये पेपर्स अगर नेगोशिएटिंग बैंक है तो वहां जाएंगे,
नहीं तो पेपर इधर आएंगे। ठीक है, ये सारे पेपर्स को देता है, ये पेपर्स को ये चेक करता है, और चेक करने के लिए कितने दिन मिलते हैं उसे? 5 दिन 5 बैंकिंग डे। बैंकिंग डेज। हाँ 5 अगर वो बैंकिंग डे में 5 बैंकिंग डे में चेक कर लेता है, और अगर उसे लगता है ओके है, अगर ओके है तो वो इसको सीधे क्या करता है? इशूइंग पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कर देता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? जब ये सारे कैसी डेटर्स एलसी सारे होती है? साइट एलसी। साइट साइट अगर वो साइट एलसी है तो इमीडिएट करेगा, नहीं तो बाद में। ठीक है, अब इसके बाद ये पेपर्स को इधर सप्लाई कर देता है इसको, ये भी इनको पेपर को क्या करता है? चेक करता है। इसको भी सर कितने दिन इनको मिलते हैं? कितना टाइम चाहिए सर? 5 दिन 5 हाँ, बैंकिंग इसको भी 5 बैंकिंग डे चाहिए। ठीक है, और ये 5 बैंकिंग डे इंक्लूडिंग ऑफ बायर्स होते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ सर बायर्स। हाँ, ये इशूइंग बैंक एडवाइजिंग जो क्लेमेंट बैंक है सर, जो भी बैंक है, कितने दिन में इसको ये पेमेंट कर देगा? वो ये जब पैसा यहाँ तो पे इसको दे पेपर दिया जाएंगे, ना। पेपर जाएंगे 5 बैंकिंग डे तक, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो इमीडिएटली ये पेमेंट इसको करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना दिन ले सकता है सर? मैक्सिमम कितना दिन? 5 दिन में करना ही करना है, नहीं करता तो वो एलसी का वायलेशन है, फिर वो सारे ये तो वो पेनल्टी। 3 दिन बताए थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है, तो वही हम लोग 5 उनके देख रहे थे, 5 डेज नहीं, लिखे थे। सुनो, 5 बैंकिंग डे तो पेपर को चेक करने में, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने में जैसा आप बता रहे हैं कि विद इन 3 डेज 3 डे उसे करना होगा। ठीक है, अगर 3 दिन से ज्यादा करता है तो एलसी का क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन। ठीक है, सर वो और जो अगर 5 कोई बैंकिंग डेज डिस्क्रिपेंसी है है, सर, तो 5 बैंकिंग डेज जो है वो लास्ट वाला डेज वो भेजना है, मतलब 5 डेज जब हो जाएगा, या 6 जिस डेज को जिस दिन पेपर डॉक्यूमेंट, आते हैं वाला दिन इंक्लूड नहीं किया जाता उसमें। और जिस दिन 5 डेज हो जाएगा उसी दिन भेजना है। हाँ, नहीं, 5 पूरे दिन चाहिए उनको। ओके। जैसे सपोज कीजिए, अगर मंडे में पेपर आए, मंडे में पेपर आ गए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप सैटरडे क्योंकि ऑफ रहता है तो सैटरडे ने छोड़ दीजिए, फिर आ गया मंडे, तो इतने दिन तो अपने पास रख सकता है। ट्यूसडे में उसको पेपर रिटर्न कर देने हैं अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो। आपकी बुक में केस स्टडी दी हुई है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, बट अभी भी यहाँ जो एक्सपोर्टर है, सॉरी, इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर और यहाँ पर इशूइंग या ओपनिंग बैंक के बीच में पेमेंट की बात आती है। तो ये पेमेंट 3 कंडीशंस में हो सकता है, या तो उसने क्या कर दिया हो, एडवांस पेमेंट कर दिया हो, ठीक है, या उसने लोन ले लिया हो, या उसने बिल ऑफ एक्सचेंज, कैसा, साइट और यूजांस, इन तीनों बातों को समझ लीजिएगा। अगर पहले से पेमेंट कर दिया, किसने? इंपोर्टर ने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो जब वो इशूइंग बैंक के पास कागज आएंगे, अगर वो ओके होंगे तो पैसा उठा के उनको दे देगा। अगर उसने लोन लिया है आपसे कि भाई मैं को मशीन ला रहा हूँ, मुझे उसमें लोन भी दे दी है, तो बैंक पहले ही लोन सैंक्शन कर देगा, और जिस दिन मशीन का पेपर मिलेगा उस दिन वो पेमेंट रेमिट कर देगा। थर्ड, वो ना एडवांस पेमेंट करा, लोन करा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा वाला? साइट वाला या यूजांस वाला। उस कंडीशन में अगर साइट वाला होगा तो बैंक कहेगा भैया पैसे दो, ठीक है। यूजांस वाला होगा तो जितना पीरियड उसको दिया होगा उतने दिन इंतजार करके वो पैसे मांगेगा, और अगर वो टाइम से पैसे नहीं देगा, इस वाले केस में अगर टाइम से पैसे नहीं देगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या प्रोसेस करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन कितने दिनों में होता है? एज पर एलसी नॉट बैंक
पॉलिसी। पॉलिसी, ठीक है, हाँ, बैंक के डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज लगी थी यहाँ पे, जहां हमने एडवांस पेमेंट की बात करी थी, अगर एडवांस पेमेंट के साथ स्टोरेज के लिए भी पेमेंट मांगता है तो उसको हम कौन सी एलसी बोलते हैं? ग्रीन क्लास। ग्रीन क्लॉज, ठीक है। ये पेपर जो डॉक्यूमेंट हैं शिपमेंट के, वो इशूइंग बैंक के पास कब तक पहुंच जाने चाहिए? 21 क्या बोले सर? 21 days। सर इसको इस लाइन को रिपीट कीजिए ना सर, क्या बोलते हैं? ये जो पेपर्स होते हैं ना सारे हाँ हाँ पेपर्स, जो यहाँ पर मिले थे हमको, ये पेपर जो हाँ। है शिपमेंट के बाद यहाँ तक कितने दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए? 21 डेज इशूइंग के बैंक अंदर के पास। इशूइंग बैंक के पास, ठीक है, क्योंकि बहुत डिले नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। हाँ, फिर पेमेंट नहीं कर पाएगा। हाँ, अच्छा, दूसरा, जो डिले जो डिस्क्रिपेंसी होती है, क्या होती है? डिस्क्रिपेंसी इन किसमें? एलसी में, पेपर पैकिंग में, में, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ओके। डिस्क्रिपेंसी इन अगर डॉक्यूमेंट होती है तो यहाँ पर ऑप्शन होता है। ऑप्शन किस चीज का होता है? कंफर्म विद किससे? इम्पोर्टर। इंपोर्टर से, ठीक है। ऑप्शन होता है, जो कंपल्सन नहीं है, ऑप्शन है। और इंपोर्टर चाहे तो क्या कर सकता है उन पेपर को? ओके कर सकता है। अगर उसे कोई पेपर में लग रहा है कि क्वांटिटी कम आ गई, ज्यादा आ गई, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात आती अच्छा, है, रिजेक्ट कर दिया तो? रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट तो पहले से ही है। ये तो एक ट्रेड जैसे होता है ना, कई बार जैसे कोई एक ट्रेडर दूसरे से ट्रेडर से सामान मंगाता रहता है, और जब सामान मंगा रहा है और उसे कोई कमी लगी, तो उसे पता है इससे रोजाना ट्रेड करना है, उन्होंने कहा यार कल को सही भेज देना, 5 कम थे इस बार सही कर देना, तुमने इस बार गड़बड़ भेज दिया, ऐसे करके कुछ, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात, रीइंबर्सिंग बैंक कौन होता है? रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक ये होता है कि जो पेमेंट इसने इशूइंग बैंक ने देनी होती है वो ये देता है। रीइंबर्सिंग बैंक पेमेंट करता है। और रीइंबर्सिंग बैंक को एलकॉट, मतलब ये इशूइंग बैंक ही करता होगा ना? वो इशूइंग बैंक करता है। कई बार क्या होता है, इशूइंग बैंक का वहां पर कौन सा अकाउंट खुला हुआ है? नॉस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ है। वो कहता है भाई इसमें से डेबिट करके दे दो उनको, या इशूइंग बैंक का कोई रेमिटेंस आना है, मतलब एक तरह से करस्पॉन्डिंग बैंक टाइप का होता है, फैसिलिटेट करता है। और ये सर अगर पेमेंट ये जो करेगा, पूछता है पेमेंट कि ये विदाउट किसके नहीं होता बेनिफिशियरी है? साइड का बैंक है या एप्लीकेंट साइड का, तो क्या हम लोग चीज? एप्लीकेंट, ये जो रीइंबर्सिंग बैंक है वो बेनिफिशियरी साइड का है या क्लेमेंट वो एप्लीकेंट का, तो ये तो एप्लीकेंट के ना साइड ना का होगा ना बेनिफिशियरी का है ना एप्लीकेंट का, ये इशूइंग बैंक का टाई अप है। बैंक। ओके। इशूइंग बैंक ने कहा है कि ये जो हम एलसी के डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, अगर कंप्लीट करोगे तो डॉक्यूमेंट हमको भेजना, आपको पेमेंट हम यहाँ से दिलवाएंगे, ठीक है। और वो इसको पहले ही जब डॉक्यूमेंट देखता है, तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद क्या बोल देता है? ओके। तब ये, और लेकिन ये क्लेम यहीं से करता है, ठीक है, इसको रीइंबर्सिंग बैंक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर एक एलसी में ये जो एक्सपोर्टर है ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये क्या है? एक, या तो एक एजेंट है या एक मार्केटिंग कंपनी है। इस कंडीशन में वो कभी कभी एलसी को ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है? ट्रांसफर। तो ऐसी एलसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एलसी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो ये पेमेंट होता है यहाँ से, वो पेमेंट सीधे इसको उसको चला होता है, जाता है। ठीक है। इसका काम सर केवल बिजनेस बुक करना होता है। ये जो हम लोग ट्रांसफर सिर्फ एक, मतलब मोर देन 1 पर्सन कर सकते हैं, लेकिन कर एक ही बार सकते कर हैं, सकते हैं। बट कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर, यानी इसके बाद हाँ, एक ट्रांसफर ही बार नहीं कर कर सकते। सकते हैं। मतलब एक बार में एक से ज्यादा को कर सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, बट एक बार में एक से ज्यादा को नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है रिवॉल्विंग एलसी का।
रिवॉल्विंग एलसी में क्या होता है, इसने इन दोनों ने एग्रीनेस कर रखी है कितने करोड़ की, मान लिया $50 मिलियन की एलसी वो कर रखी है। तो इसने पहला आइटम जो पहला गुड्स भेजा, सप्लाई करी, उसने पहली सप्लाई करी 10 मिलियन की, दूसरी करी 12 की, थर्ड करी 12 की, फोर्थ करी 20 की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये किससे ज्यादा हो गई, 50 से ज्यादा। बट इन द मीन टाइम क्या होता है कि इस वाले बैंक को यहाँ से क्या मिलता जाता है, पेमेंट। तो जो 10 का पेमेंट, 12 का पेमेंट, 12, तो जो पेमेंट यहाँ मिलता जाता है तो वो वाली लिमिट दोबारा से रिलीज हो जाती है, यानी ये रिलीज हो गई, फिर आगे चलेगी। बट ये वाला प्रोसेस जो 1 नंबर प्रोसेस था वो कितने बार होता है, 1 नंबर प्रोसेस ओनली वंस होता है, एक बार होता है। ठीक है, मधुमोए नहीं समझ घराई, में आया सर, 1 नंबर प्रोसेस मतलब? जो एग्रीमेंट एलसी का हुआ वो पहली बार में हो गया कितने का, $50 मिलियन का। अच्छा, हाँ हाँ, और ये तो समझ ऑर्डर जो है वो कई बार आते हैं इसके पास, टुकड़ों मतलब टुकड़ों में आते हैं, शिपमेंट हाँ। शिपमेंट बार बार होती रहती है, लेकिन कभी भी वो $50 मिलियन से ज्यादा नहीं नहीं होगा। हो, मल्टीपल होते हैं। तो जब किसी का ट्रेडर का बार बार किसी से ट्रेड होता रहता है तो वो इस तरह की एलसी को साइन करता है, इसका नाम क्या है, रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी। ठीक है, अब बात आती है बैक टू बैक एलसी की। बैक टू बैक एलसी में क्या होता है, एक एलसी के साथ एक और एलसी एलसी जनरेट कर। खुल जाती है, एलसी 1, एलसी 2। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक टू बैक एलसी। इसमें पहली वाली एलसी मेन होती है और इसके बेसिस पे ये एलसी होती है, और ये एलसी बेसिकली किन के साथ खुलती है, जो सब सप्लायर होते हैं, ठीक है, या रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं, उनके साथ खुलती है। ठीक, चलो अब बात आती है कंफर्म एलसी, तो हमने ऊपर ही बता दिया था। और आता है रिवोकेबल और इररिवोकेबल। एक होती है रिवोकेबल, रिवोकेबल में इशूइंग बैंक चेंज कर सकता है, चेंज, अमेंड और कैंसिल। ठीक है। और जो इररिवोकेबल होती है ये हो सकती है बट लेकिन विद सबके कंसेंट से। ऑल कंसेंट। अब बताएं कौन कौन कंसेंट में होते हैं इसमें, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट नहीं होता, नहीं, इश्यू बैंक, इशूइंग नेगोशिएटिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग और जो एडवाइजिंग बैंक है, और बेनिफिशियरी। हाँ, इंपोर्टर या सॉरी एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी। ठीक है, सर स्टैंड बाई एलसी सर थोड़ा बताइए। बताते हैं। हाँ, हम जब भी यही बोलने वाले थे। दो ट्रेडर आपस में कोई ट्रेड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि इनको गुड्स भेजना है, तो वो एलसी तो नहीं करते, बट ये कहते हैं कि ये वाला बैंक इसमें क्या कर देता है, इसको गारंटी कि यहाँ से पेमेंट आएगा। अगर ये फेल हो जाएगा, कौन, इंपोर्टर, तो इंपोर्टर अगर फेल होगा तो पेमेंट कौन करेगा, ये वाला बैंक करेगा। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर भी होता है तो ये जस्ट लाइक एलसी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, स्टैंड बाई एलसी कहते हैं इसको, एलसी का टाइप है। और स्टैंड बाई एलसी किससे गवर्न होती को बता सकता है, इंटरनेशनल स्टैंड बाई प्रैक्टिसेस 98 का है ना जी। हाँ, तो ये एक तरह का एलसी जैसा होता है, क्योंकि इसमें ये वाला बैंक क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, बट प्योर एलसी नहीं होता है। ठीक है, तो सर इसमें कोई इशूइंग बैंक क्या ये सब बोलते हैं नहीं सर इसमें?
इश्यूइंग बैंक का इसमें कोई रोल नहीं होता, स्टैंड बाई एलसी। सर एक वही उसी का बैंक सर वो इसमें वाला डिफरेंट पार्टी जो डिवाइस। इन्वॉल्व होते हैं क्या बोलते हैं उनको, सो स्टैंड बाई एलसी में? बस सिंपल आप सोच लो कि ये जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए एक बैंक आ गया यहाँ पे। नहीं, उसका कुछ डेजिग्नेशन है कुछ वैसे? किसका? ये जो बैंक का कुछ उसका जैसे एडवाइजिंग बैंक था, नहीं है, बस गारंटी बैंक है, गारंटी। गारंटी सर है ये ना जो स्पेशली। बैंक है वो एक्सपोर्टर के साइड का है ना? वो एक्सपोर्टर के नहीं, कंसेप्ट। किसी के भी साइड से होगा, एक्सपोर्टर को वो करना है उसने गारंटी। गेट खुला, कबाट खुला, सब खुल देती। ठीक है, अच्छा। और इसके सर अलावा हाँ, सर एक सर थोड़ा सा सर रिवॉल्विंग एलसी में एक सर लाइन लिखा हुआ है, द सेकंड पार्शियल पेमेंट इज नॉट इफेक्टिव until the first installment has been paid। हाँ उसका ठीक है। मीनिंग सर क्या है सर? ये है, जैसे यहाँ पर है ना, ये आपने पहले उसे $10 मिलियन का एलसी खोल दिया, ठीक है। अब जब तक ये $10 मिलियन किसके पास, इसके पास आ नहीं जाएगा, तब तक ये ऐसे चलेगा। अब जैसे ही इसका पेमेंट आएगा तो नेक्स्ट एलसी फिर खोल लेगा वो, फिर इसका पेमेंट आएगा। ये तो है एग्जैक्ट जब सेम अमाउंट हो। बट सर, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा ओवरऑल एलसी का अमाउंट क्या रखा हमने, $50 मिलियन। तो आज वो आपसे कितने का सामान उसने शिपमेंट कर दिया, 10 का, फिर 12 का, फिर 12 का। तो अभी ये कितना हो गया टोटल, देखो 34 हो गया। अब 20 का गुड्स उसे भेजना है, तो नहीं भेज पाएगा जब तक कि यहाँ पर कुछ पेमेंट नहीं आ जाए। तो चाहे आप ये राइट साइड वाला प्रोसेस यूज करो, चाहे आप लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड वाला प्रोसेस जो है उसमें क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाना चाहिए बैंक को। जैसे ही पहला वाला ऑर्डर का अमाउंट मिलेगा बैंक को, तो दूसरा वाला रेडी हो जाएगा। बट इस वाले में मैंने एग्जांपल दिया, उसने लिमिट कितने का बनाया, 50 मिलियन का। ये जस्ट लाइक सीसी अकाउंट है। सीसी अकाउंट में क्या होता है, लिमिट है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उतनी लिमिट आपकी फिर रिलीज हो जाती है। सर राइट साइड वाले में उसके पास लिमिट नहीं थी क्या? नहीं, मतलब कि उसने वो 10 ही 10। की बनाई ना बैंक ने, उसकी ओके ठीक 10 की ही बनाई। तो अगर उसने 10 का ही ऑर्डर कर दिया पहली बार में ही, तो जब तक 10 आएगा नहीं तब तक वो जी, दूसरा जी। ऑर्डर नहीं ले पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक बार होगा, हाँ, बस केवल कॉन्ट्रैक्ट एक बार होता है। एक टाइम पीरियड के लिए दे देते हैं। एलसी जो ओपन होती है वो एक ही बार होती है, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए खोल दी, तो जितने बार भी ट्रेड करो, बट उसकी लिमिट से ऊपर आप नहीं जा नहीं सकते। जा। ठीक है, चलो। सर ये अब जो रिवॉल्विंग हाँ, एलसी है, एक्सक्यूज हाँ, मी सर, सर बोलो बोलो। इसमें ये चीज नहीं वेट करते ना, इसमें पैरेलली वो चलता रहता है डिफरेंट इसमें जो डिफरेंट एलसी। फर्स्ट एग्रीमेंट होता है ना, फर्स्ट एग्रीमेंट ओनली एक बार हो जाता है, और विद इन द लिमिट जितने का आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, उस लिमिट में आप कितने भी बार ट्रेड करते रहें, यानी फ्रीक्वेंट ट्रेड जिस भी उसमें केस में होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रेड जहां पर भी होता है। जी सर। हेलो सर। हम्म। जी, नेगोशिएशन क्रेडिट क्या होता है सर? नेगोशिएशन में जो बिल होते हैं ना, बिल को डील करके उसका डॉक्यूमेंट लेना, डॉक्यूमेंट को आगे फॉरवर्ड करना, यानी ये डॉक्यूमेंट का नेगोशिएशन है एक तरह से, आप समझे। जैसे कि सर एलसी में दिया है तो कैसे मेंशन करेंगे सर इसको? एलसी में ऐसा होता है ना, जब एलसी होती है तो उसमें बिल्स का बिल्स भी एक ड्रॉ होता है। तो वो जो बिल होता है, बिलों को डील करना, बिल्स को डील करना। डील करना। नेगोशिएशन का मतलब मैंने कई बार बताया, नेगोशिएशन का मतलब होता है उसको हैंडल करना। नेगोशिएशन का मतलब उसको हैंडल करना। अब हैंडल करने में आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, डॉक्यूमेंट को क्या करना है, चेक करना है, चेक करके आगे फॉरवर्ड करना। बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे कि आप चेक कलेक्शन को करते हैं, तो चेक कलेक्शन भी क्या होता है, बेसिकली चेक कलेक्शन भी नेगोशिएट ही
होता है, होता है। ठीक है। चेक कलेक्शन भी क्या होता है, नेगोशिएट भी होता है, ठीक। सर एक चीज और पूछना था, ये साइड साइड और यूजन से एलसी होती है सर, उसमें हाँ, पेमेंट कैसे मिलता है? इंपोर्टर को तो बाद में देना पड़ता है या और इम्पोर्टर को बेनिफिशियरी टाइम मिल पेमेंट जाता है उसमें, और इम्पोर्टर को भी बेनिफिशियरी टाइम मिलता है और एक्सपोर्टर को भी वेट करना पड़ता है उसमें। मतलब साइड एलसी में? एक्सपोर्टर कहता है कि मैं सामान भेज दूंगा और मेरे शिपमेंट की डेट के आप 90 डे बाद तक पेमेंट कर देना। अगर यूजान सेल्सी होगी, तब अगर यूजान सेल्सी होगी तो उस कंडीशन में वो एक्सपोर्टर को भी टाइम मिलता है, एक्सपोर्टर को भी टाइम मिलता है, ठीक है। ये साइड सर साइड एलसी है, उसने सब शिपमेंट वगैरह कर दिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, बिल वो पेमेंट हो गया पूरा दोनों पार्टी की तरफ से पूरा। हाँ, अब इसी को यूजान्स में लेंगे तो फिर यूजान्स में लेंगे तो नहीं होगा पेमेंट, उतने दिन बाद यूजान्स होगा में जितने। तो एक्सपोर्टर को तुरंत मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ये उसे ही जो वेट करना यूजान्स पड़ेगा? पीरियड है ना, ये उसी ने तो एक्सेप्ट किया हुआ है। किसने? एक्सपोर्टर ने। एक्सपोर्टर ने। एक्सपोर्टर ने। एक्सपोर्टर रेडी है कुछ समय बाद पेमेंट लेने के, एक्सपोर्टर जो है कुछ समय बाद पेमेंट लेने के लिए रेडी है। ऐसे एलसी में अगर ये डेट तो दिया हुआ था तो इस 21 बात days ये तो आप पैसा नहीं आएगा। आवाज आपकी गड़बड़ हो रही है। एक मिनट। सर अगर साइड बिल है, मैं बोल रहा हूँ सर, हम्म, तो वो 21 डेज पहुंचने का 5 डे कंफर्मेशन प्लस 3 डे, उसी इतने टाइम में वो एक्सपोर्टर को क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सपोर्टर तो पहले नहीं मिल जाता है पैसा। नहीं, अगर यूजान्स है एलसी तो पहले नहीं मिलेगा पैसा, नहीं साइड साइट है तो मिलेगा पैसा। बट एक्सपोर्टर ये है को कि तो जैसे ही पहले 5 डे हो जाते हैं ना, किसके पास, ये जो, ओपनिंग। ना ये पहला वाला एडवाइजिंग बैंक के पास, जैसे ही 5 डे होंगे तो एक्सपोर्टर को एक ये मिल जाए, श्योरिटी मिल जाती है। किस बात की श्योरिटी मिल जाती है? पैसा मिल जाएगा। कि अब मेरा पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पेपर्स को ओके कर दे। ओके कर दिया है। 5 बैंकिंग डे जैसे होते हैं, ठीक है। सर अभी सर हाँ, सर ये यूजेंस बिल को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बिल क्यों कहा जाता है सर? डीए बिल भी बोला जाता है सर, बुक में लिखा है यूजेंस बिल को डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस भी बोला जाता हाँ है। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट जो है वो जैसे ही एक्सेप्ट कर लिए, ओके कर लिए, हाँ जैसे ही ओके कर लिए तो यूजान्स बिल का टाइम शुरू हो जाता है। मींस यूजान्स पीरियड आप जो दे रहे हैं बेस्ड ऑन किसके किसके बेसिस पे दे रहे हैं आप उसको टाइम? डॉक्यूमेंट के बेसिस क्या बात। डॉक्यूमेंट्स जो आर एलसी है उसके बेसिस डॉक्यूमेंट्स आर ओके। आप पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है, ओके हैं। अच्छा अब हम आपको 30 डे बाद 60 डे बाद समथिंग पे आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और कोई ओके बेसिक क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं। सर बैंकिंग डे और वर्किंग डे में अंतर रहता है क्या, सेम रहता है सर? हाँ, वर्किंग डे जैसे आपकी क्लोजिंग वगैरह होती है ना कभी कभी, जब आपकी बैंक की क्लोजिंग होती है ना कभी कभी, तो जब बैंक की क्लोजिंग होती है उन दिनों को आप बैंकिंग डे नहीं मानते, क्योंकि आप जो है पब्लिक का डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। पहले ये थर्सडे था, वो जैसे जाएंगे वर्किंग डे है, मतलब नहीं, बैंकिंग। 1 अप्रैल तो अभी भी है। 1 अप्रैल कहाँ ट्रांजेक्शन होता है पब्लिक का? हाँ नहीं, पहले जैसे थर्सडे कोई बैंकिंग नहीं होता था। वो पहले जो रूरल ब्रांचें होती थी वहां पर एक दिन जो है नॉन बैंकिंग डे की तरह भी ट्रीट होता था पहले। चलो अब हम सर बात कर रहे हैं, हाँ हेलो बोलो। सर, जो आप बोले जो शिपमेंट का जो डेट होता है वो प्रायर टू एलसी डेट है या एलसी में जो डेट मेंशन किया होगा वो डेट? हाँ, उस एक्चुअली क्या होता है वहां पर लिखा जाता है कि 31 अक्टूबर 2020 और बिफोर होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें आपकी एक केस स्टडी ऐसी है कि जिसमें एलसी कॉन्ट्रैक्ट से पहले शिपमेंट हो गया,
इसका मैं एग्जांपल हाँ। बताता हूँ आपको। ये केस स्टडी में है। जैसे एलसी हुआ हमारा, एलसी का एग्रीमेंट जो हुआ 10 फरवरी 20 में हुआ, और शिपमेंट उसने कर दिया 5 फरवरी ऑफ 20 में, तो ये एक्सेप्टेबल है। बट वो 11/2 को 20 को अगर शिपमेंट करता है नॉन तो एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो जो शिपमेंट का अर्लीस्ट डेट और लास्ट डेट वो एज पर एग्रीमेंट चलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनको टर्म्स की। इनको टर्म्स का बेसिक है, हो सकता है एक श्योर सॉलिड क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक, जरूरी समझते थे। ये सारी टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें पूरे पिक्चर बने हुए हैं सब कुछ। तो इसमें जो नेम आते हैं बेसिकली, जो जितने नेम लेफ्ट हैंड में दिए हुए हैं, यही नेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक आध बता दीजिए, याद रखेंगे। EXW, एक्स वर्क यानी फैक्ट्री। एक्स वर्क का मतलब जहां पे आपका काम हो रहा है। ठीक है, यहां पर यहीं से आपको सामान लेके जाना है। ठीक है, FCA फ्री कैरियर, आपको जो पहला लोडिंग तक है। FAS आपको सामान मिलेगा कहां पर, शिप के साइड में। FOB सामान आपको जहाज में लोड करके मिलेगा। ठीक है, ये सब जिम्मेदारी ले रहा है। कौन ले रहा है जिम्मेदारी? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ले रहा है, सेलर। ठीक है, और अगर CFR लिखा हुआ है तो आपको गुड्स कहाँ तक मिलेगा, जो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो ट्रांसफर ऑफ रिस्क है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ये वाला ये लिखा हुआ नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, छोटा सा लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क। इसके बाद जो जितने ये वाले हैं कि सामान की जिम्मेदारी अब किसकी हो जाएगी, राइट वाले। ठीक है, और हाँ, इसको आप लोग ना बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, रट लीजिए, क्योंकि इसमें कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सीधे सीधे कुछ पूछ सकता है इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ देखो, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक आ रही है। यहाँ पे ये जो ये वाली है CPT वाली, कॉस्ट पेड टू, कहाँ तक, आपके बिल्कुल घर तक पहुंचा के दे रहा है। ठीक है, और ये जो है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, अनलोड करने तक भी यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर यहाँ तक का रिस्क कौन ले रहा है, सेलर ले रहा है। ठीक है, और डेस्टिनेशन वाले में डिलीवर्ड एट प्लेस, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, इस वाले में पहुंचा भी रहा और सारा रिस्क कौन ले रहा है, सारा काम कौन कर रहा है, एक्सपोर्टर कर रहा है। ठीक है सर, इसमें सर अगर पूछेगा कि शिप में जो अनलोडिंग चार्जेस बायर का कंट्री में कौन सा टर्म में आता है सर, CPT में आएगा सर? बायर का पोर्ट जो है डेस्टिनेशन कंट्री में अनलोडिंग चार्जेस। हाँ सर, यहाँ से सर लोडिंग चार्ज तो अप टू FOB तक है। DPU होगा ना, हर कंट्री तो DPU से बाहर का कंट्री है। नहीं, डेस्टिनेशन यहाँ शुरू हो गया ना। नहीं DPU नहीं सर, शायद सर CPT और CIF, क्या बोला CIF के अंदर ही CIF, CFR और CPT होगा सर, वो डेस्टिनेशन पोर्ट तक है CPT, वो तो पोर्ट तक आएगा, पोर्ट से अनलोड करना, वो तो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है सर, बट अनलोडिंग करके फिर ले जाने का ये जितना सुनो,
ये जितना पिंक वाला है वो बायर्स ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सीपीटी में यहाँ पर अनलोडिंग जो करेगा वो अनलोडिंग बायर का ऑब्लिगेशन में आएगा। कहाँ पर? डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में पोर्ट से अनलोडिंग, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अनलोडिंग चार्जेस जो है इसमें एक फर्क आएगा कि मान लिया हमने दिल्ली पहुंचा दिया सामान, अब दिल्ली ट्रक में ही तो है, उसको क्या करना पड़ेगा हमको? ये जितने पॉइंट पिंक वाले हैं वहां तक अनलोड करना भी सेलर का काम लगता है मुझको। सर सेलर कर रहे थे। सेलर अनलोड करके सामान को छोड़ देगा कि भाई ये तुम्हारा सामान ये रखा है, एक्सपोर्टर ठीक है। और हाँ, एक्सपोर्टर, और उसके आगे फिर वो जैसा ले जाए, ठीक है। सर एक ही सर हाँ। क्वेश्चन सर, अगर पूछे कि इसमें जितना इनको टर्म्स है इसमें कौन सा टर्म यूज करने से ज्यादा बेनिफिट बायर को ही है, तो सर डीडीपी होगा सर। अगर एक एलसी में कौन इको टर्म यूज करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा ही बायर को है। बेनिफिट क्या है उसको टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वैसा रिस्क और कॉस्ट वो जो सारा है कुछ वो करके दे रहा है, कौन? ये सेलर। ये देखो इसमें लिखा हुआ अभी जो ब्लू लाइंस हैं वो सारी, उसमें सब ऑब्लिगेशन किसका है वहां तक? एक्सपोर्टर का है। एक्सपोर्टर का है। हाँ सर, उसके बाद उसका वो शुरू होता है रोल पिंक वाले में। इसका मतलब डीटीपी में एक्सपोर्टर ज्यादा ही टेंशन है उसका, सब टेंशन है तो उसको ज्यादा ही बेनिफिट बायर्स को ही है। बायर्स ऑब्लिगेशन बायर्स के कम है। बायर्स तो उस दिन कहेगा जिस दिन मेरे को आप सामान मेरे घर पे दे दोगे। यार ये सारा सीरीज में ही है ना, डीडीपी तो सबसे लास्ट वाला हो गया ना। हाँ हाँ सीरीज में है बिल्कुल, ठीक है। इस पिक्चर को देख लेना, एक क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल आ सकता है ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें एक केस स्टडी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केस स्टडी में एक तो जो हमारा पार्ट पेमेंट होती है ना, सर क्लीन क्लॉज क्या होता है सर? बिल ऑफ ग्रीन लेडिंग क्लॉज में जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, जब उसका इंपोर्टर के लिए सामान बना देता है, तो मान लिया उसे बहुत सामान बनाना है, तो कहेगा सब सामान तो बन गया है लेकिन अभी नहीं भेजना है क्योंकि मैं सामान बनाते जा रहा हूँ, बट ये मैं रखूं कहाँ पर? तो वो क्या होता है, जो शिपयार्ड होते हैं वहां पर स्टोरिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन उसका किराया देना पड़ता है। तो एक्सपोर्टर कहता है कि मुझे जो है इसका किराया भी आप दे दीजिए कि मैंने आपके लिए सामान बनाया, क्योंकि सामान बनने के बाद उसका किराया कौन देगा? बायर। तो बायर से वो क्या लेता है? एडवांस एडवांस सर, लेता मैं है। ये पूछ रहा था, मैं क्लीन लिखती है ना उस पे बिल ऑफ लेडिंग पे, क्लीन क्लॉज। हाँ वही, यही तो ग्रीन क्लॉज की तो बता रहा हूँ मैं। नहीं ग्रीन नहीं, क्लीन, CLEN। अच्छा, क्लीन क्लॉज। हम्म। क्लीन क्लॉज का मतलब है जैसे आपके पास कोई चेक पेमेंट आने आता है, तो आप वो ब्रांच को दिखाते हैं, ब्रांच मैनेजर को, तो ब्रांच मैनेजर देखता है, कहता है हाँ कर दो, तो आप कहते हैं साहब इसमें अलाउ कर दो। क्या कहते हो आप? इसमें अलाउ कर दो। तो वो लिखते हैं पे इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। क्या लिखते हो? इफ अदरवाइज। तो इसका मतलब तो उन्होंने यही कहा खुद देख के दे दो। नहीं समझे भाई? एक ब्रांच में सिंपल लिखता है पे और साइन कर देता है, दूसरा ब्रांच में लिखता है पे इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। अरे ऑर्डर में है या नहीं है मुझे समझ में आता तो मैं तुमसे पूछता। तो उन्होंने पे के साथ क्या लगा दिया? एक क्लॉज लगा दिया। तो ये है क्लीन क्लॉज और ये है विद क्लॉज। मतलब आपने ऑर्डर में ये नहीं बताया पे करना है नहीं करना, ये लिख दिया कि सही है तो कर दो नहीं तो मत करो। ये देखो, ये जो साइट और एक्सेप्टेंस की बात आई थी ना, यहाँ पे देखो, इन एन एक्सेप्टेंस क्रेडिट द बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट आर ड्रॉन विद सर्टेन यूजांस पीरियड, एक्सेप्टेंस वाले में, ठीक है।
and are payable upon acceptance at future date, subject to receipt of the document confirming to the terms and condition of the letter of credit. Use period may be certain number of days from the date of shipment or date of bill of exchange. These LC is called ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, कि जब डॉक्यूमेंट ओके होंगे तभी इसका पेमेंट होगा, ठीक है। और साइट में क्या है, इधर देखो, in site LC the beneficiary is able to get the payment on presentation of document confirming to the terms and condition of LC at the nominated bank counter। यानी इसको पेमेंट कहाँ मिल जा रहा है, साइट वाले में। साइट वाले में जैसे ही डॉक्यूमेंट इधर आ रहे हैं वैसे ही इसको पेमेंट मिल जा रहा है। और यूजांस वाले में जब ये डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तब यहाँ से सब कुछ चेक करने के बाद वो दे रहा है, और उसमें भी टाइम लिखा हुआ है। एक्सेप्टेंस की जो बात है, एक्सेप्टेंस कौन इंपोर्टर करेगा? एक्सेप्टेंस जो ये, हाँ नहीं इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्टर को तो कोई रोल नहीं है इसमें। चल, किसका रोल है? ओपनिंग नहीं, इशूइंग ओपनिंग बैंक। इश्यू बैंक जैसे ये लिखा हुआ आ रहा पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस यानी कि इशूइंग बैंक करेगी तभी होगा। इशूइंग बैंक भी, ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये कौन सा बैंक है, एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक में ने भी अगर पेपर को क्या कर लिया, एक बार चेक कर लिया तो यहाँ पर वो सेफ हो जाता है, कौन, एक्सपोर्टर। बट एक ही फर्क है कि ये जो एक्सेप्टेंस वाला है उसमें कुछ टाइम पीरियड हो सकता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द यूजांस पीरियड मे बी सर्टेन नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, और वो पहले से लिखा होगा एलसी में कि ये शिपमेंट के 60 डे बाद पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक्सेप्टेंस हो गया लेकिन तब भी पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट कब मिलेगा आपको? सर वो एक्सेप्टेंस कौन करेगा, वो पूछ रहे हैं। एक्सेप्टेंस में लिखा होगा ना ऊपर एक लाइन की, हाँ, इन द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन सर्टेन पेबल अपॉन आर एक्सेप्टेंस। पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट फ्यूचर डेट। तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा इसको, मतलब मुझे तो लगता है कि एक्सेप्टेंस ये जो पहला वाला है ना, एडवाइजिंग बैंक, अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो एक तरह से क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेड माना जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्टर डील करता है वो किससे करता है, एडवाइजिंग बैंक से। एडवाइजिंग बैंक से करता है। केवल इश्यू बैंक की वो क्या देखता है, क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस देखता है कि ठीक ठाक बैंक है या नहीं है। बट इसका रिलेशन कई बार क्या होता है, इश्यूइंग बैंक से कोई रिलेशन नहीं होता। वो किसको जानता है, एडवाइजिंग बैंक को, ठीक है। तो इसमें एक वो पार्शियल शिपमेंट वाला वो देख लेते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या होता है, इज ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी इन द एलसी इशूइंग बैंक। यानी रिलेशन जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है किन दोनों के बीच में होती है, इशूइंग बैंक और बेनिफिशियरी, एक्सपोर्टर के बीच में, ठीक है। मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में नहीं होता। अब एक बात और देखिएगा, ये एक्सपोर्टर और ये इंपोर्टर, अगर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाए, तो एलसी की नीड जरूरत नहीं है। क्यों? आपस में ही जब भरोसा कर रहे हो। जब उन्हें आपस में भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो बीच में किसको लेके आते हैं, बैंक में। और बिल ऑफ एक्सचेंज किसके बीच में होता है, एक्सपोर्टर और बैंक के बीच में, ठीक है। सर अगर ये केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों में हो जाए, फिर इस केस से वो फैक्टरिंग वाला आ जाता है ना, फैक्टरिंग थ्रू वो तब होता है
जब वो अपनी कंट्री में ही किसी के पास लेके जाता बिल को, और वो बिल जो लेके जा रहा है, ये बिल चाहे वो दिस टाइप ऑफ बिल, चाहे वो दिस टाइप ऑफ बिल, अगर एलसी वाला बिल लेके जा रहा है तो कौन सी क्या करते हैं वो लोग? फॉरफिटिंग, फॉरफिटिंग। और नॉर्मल बिल लेके जा रहा है तो क्या करते हैं? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग। फैक्टरिंग करते हैं। अच्छा सर, एलसी वाला बिल होगा तभी फॉरफिटिंग होगा। क्योंकि वो गारंटी, मतलब बैंक उसमें पहले से इन्वॉल्व रहता है। हाँ हाँ। इसीलिए तो 100% दे देता है। सर ये जो डॉक्यूमेंट सब है थोड़ा डिस्कस, मेन थिंग डिस्कस कर लेते अच्छा है सर, कि इसमें सर एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट में साइन है, सिग्नेचर रहता है ड्रॉयर का? वो ड्रॉर का हाँ, मतलब साइन रहता है जो इश्यू करता है, व्हिच इज डॉक्यूमेंट इज हैविंग सिग्नेचर? वो इनवॉइस हो सकती है। इनवॉइस और इनवॉइस, इंश्योरेंस। इनवॉइस जो है वो बेनिफिशियरी इशू करता है, ठीक है। और इंश्योरेंस पॉलिसी में हाँ। इंश्योरेंस कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए। सर अब बिल ऑफ एक बात लीडिंग में और नहीं सर। है, और सर बिल ऑफ लीडिंग में हाँ, बिल ऑफ लीडिंग में दोनों- पोर्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। जो बिल ऑफ लीडिंग होता है वो शिपमेंट कंपनी इशू करता है, बट एक चीज हो सकती है कि जो शिपमेंट के पेपर हैं उस पेपर पे इंडोर्समेंट देना होता है। इंडोर्समेंट का मतलब कि इसका गुड्स कौन लेगा। इधर देखिए, इम्पोर्टर। जैसे बिल ऑफ लीडिंग, इट शुड बियर द सिग्नेचर ऑफ द शिप ओनर और इट्स ऑथराइज एजेंट, बट इसके पीछे एंडोर्समेंट चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब कि ये पेमेंट, ये जो पेपर है इस पे किसका राइट रहेगा। इट शुड बी ड्रॉन टू द ऑर्डर ऑफ द शिपर, ब्लैंक इंडोर्स और इन फेवर ऑफ द इशूइंग बैंक। ब्लैंक इंडोर्स का मतलब जिसके हाथ में आए वो इसका मालिक, ठीक है। और या फिर इशूइंग बैंक के नाम। क्यों? क्योंकि इशूइंग बैंक उसको उसको मालिक होता है उसका। इशूइंग बैंक क्या करता है, वो उसका मालिक होता है, और वो किसको देता है पेपर, फिर इंडोर्स को, इंडोर्समेंट करके इम्पोर्टर। इंपोर्टर को सर देता है जब एक उसका बार पेमेंट कर देता है। एक बार सर शुरू से बताना सर थोड़ा। जैसे ना, यहाँ से शिपमेंट हुआ और पेपर इधर आए, फिर पेपर इधर आए, बट ये जो पेपर्स होते हैं ये पेपर्स इसके नाम पर इंडोर्स होते हैं। किसके नाम पे? इशूइंग या ओपनिंग बैंक के नाम पे। क्यों? क्योंकि वो पेपर्स अगर लेके कंपनी में जाएंगे कि मेरा सामान दे दो, तो कंपनी में अगर जाते हैं मेरा सामान दे दो, तो पेपर्स पे पीछे सिग्नेचर मांगता है। जैसे चेक का पेमेंट लेते हैं ना, तो जिसका नाम लिखा हुआ है वो शिपमेंट उस पे उसी को sign। देगा, या ये जो है इंपोर्टर के नाम क्या कर देगा, उन पेपर को एंडोर्स कर देगा, ठीक है। ब्लैंक ब्लैंक इंडोर्स होगा तो फिर इशूइंग बैंक कैसे लेगा सर? ब्लैंक इंडोर्स कनेक्ट में करेंगे। कोई भी किसी को देता जाए। ब्लैंक इंडोर्स का मतलब है बियरर चेक, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है सर? डॉक्यूमेंट में किसका साइन होना चाहिए? पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका नाम। कौन सा डॉक्यूमेंट? ये जो एलसी डॉक्यूमेंट में किसका साइन होना चाहिए? बिल ऑफ अरे एलसी में कई डॉक्यूमेंट है ना, मतलब वो इंश्योरेंस भी पर्टिकुलर नाम डॉक्यूमेंट है। होना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ सर, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए कौन सी डॉक्यूमेंट। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कंपनी का साइन होना चाहिए, इंश्योरेंस। और बिल ऑफ लीडिंग है उसमें शिपमेंट कंपनी का साइन होना चाहिए, बट उसके पीछे इंडोर्समेंट भी हो सकता है उसमें। इंडोर्समेंट का मतलब कि ये कि इसका गुड्स कौन लेगा। क्रिस्टलाइज ऑफ फॉरेन करेंसी में कितना पीरियड है? बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है।
ये पूछ रहा था बिल ऑफ एंट्री में सर कोई पीरियड होता है सबमिट करने का, जो डिसकंटिन्यू कर दिया है? बिल ऑफ एंट्री अगर आपका EDPMS IDPMS अगर इसमें एंट्री है आपकी, इसमें ऑनलाइन एंट्री कर रखी है, तब सबमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब ट्रैक हो जाता है। और अगर इसमें एंट्री नहीं है तो फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इंपोर्ट होती हैं कोई चीजें या एक्सपोर्ट होती हैं कोई चीजें, तो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल जाती है। ये सर याद इसका कोई टाइमलाइन दिया है सर इसका आईडीपी में, इसका वो बिल ऑफ एंट्री बिल वाला? ऑफ एंट्री का हाँ, बिल ऑफ मैंने सर्च एंट्री किया पर मिल नहीं का रहा। हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, फिर दोबारा टाइम देखना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री भी 21 डेज है शायद, किसी को याद है? नहीं, वो बिल ऑफ एंट्री का नहीं है, बिल ऑफ लेडिंग का। अगर नहीं, बिल ऑफ लेडिंग के अलावा बिल ऑफ एंट्री का भी शायद 21 है। एक मिनट, नहीं 21 नहीं है उसका शायद, कोई में 6 मंथ लगा है, कोई में 21 में है। 6 मंथ होगा फिर, क्योंकि 6 month होगा। जो हमारा इंपोर्ट गुड्स हैं वो हमारे पास 6 मंथ तक। कंफ्यूजन ये है कि आईडीपी में आ गया है तो इसका करना जरूरी रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल ऑफ एंट्री तो अब खत्म हो गया ना। नहीं, अगर आपका EDPMS IDPMS में नहीं गुड्स आया है, किसी ऐसे पोर्ट से आया है जहां पर आपका ऑनलाइन सिस्टम नहीं था या आपका सर्वर खराब था, कुछ ऐसी बात थी, लेकिन सामान आया फिर भी, ये एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। थोड़ा यूआरएल बता दीजिए सर। हाँ, देखो इसमें विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड लिखा पहले यहाँ पे, ठीक है, और लिखा हुआ बिल ऑफ एंट्री विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेल्फ फॉलो, अगर 6 महीने में नहीं आता है तो फॉलो अप करेगा, ठीक है। इन द पास्ट बिल ऑफ एंट्री वाज नॉट सबमिटेड अनदर 3 मंथ, 3 महीने तक नहीं आया तो उसे RBI को रिपोर्ट करना। तो नॉर्मल टाइम 6 मंथ का है और 6 मंथ के 3 मंथ में नहीं आया तो कहाँ जाना है? RBI को रिपोर्ट कर देना, ठीक है। और वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? हाफ ईयरली स्टेटमेंट का उसमें आता है। हाउएवर सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस द रिपोर्टिंग इज मेड RBI डायरेक्टली थ्रू द सिस्टम। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर IDPMS में एंट्री है गुड्स की, उस कंडीशन में कौन देखेगा? IDPMS RBI के पास 6 मंथ वाला क्लोज हट जाएगा सर आपका? हाँ, उसको नहीं, क्लॉज तो हाँ, वहां पे RBI खुद ही आपको पकड़ लेगा कि भाई ये क्यों नहीं आया सामान, पूछना शुरू कर देगा। पहले जो था, जब IDPMS नहीं था तो बैंक क्या करता था? बैंक रिपोर्ट करता था किसको? RBI को। RBI। नहीं सर, इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने के लिए 6 मंथ है। हाँ, इंपोर्टर किसको सबमिट करेगा ये और बताओगे? एडी को। AD को, ठीक है। और ये जो सबमिट करता है बेसिकली वो CA का क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है सर। CA सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई ये सामान इंडिया में पहुंच चुका है। सर एक URL बता दीजिए थोड़ा सा। किसका? URL है ना, ये रिमबर्समेंट। है, ये तो यूनिफॉर्म, ये तो स्टैंड बाई का है, नीचे है। अरे ISP का वो जो 5-6 है उसको याद करना थोड़ा सा हल्का सा देख लो क्योंकि स्टैंड बाई में से 6 है, 5 या 6 है। ये जो स्टैंड बाई LC के लिए बोलता है, टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू, since standby LC covering import of goods are susceptible to certain attendant
रिस्क इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ शिपमेंट। तो इंपोर्ट वाले में क्या होता है, इंडिया से क्या जाता है, पेमेंट, और बाहर से क्या आता है, गुड्स। तो ये जो स्टैंड बाय एलसी है, ये इसको श्योर कर रही है किसको, इंपोर्टर को, कि आप पेमेंट भेज दो, गुड्स नहीं आएगा तो बैंक आपका पेमेंट आपको कर देगा। उसमें कोई बैंक गारंटी लेता होगा? हाँ, वो जो थर्ड एक बैंक आ जाता है बीच में। स्टैंड बाय एलसी में इंपोर्टर को दे रहे हैं गारंटी। हेलो हाँ हेलो हाँ, सर, इसका यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट है ना, इसको थोड़ा बता दीजिए। इसी में है ना ये, हाँ इसी में, अभी निकल गया ऊपर। आईएसपी से पहले है ना। बाद में, नहीं, इसी के बाद लास्ट में में, है, सबसे लास्ट, बैंक टू बैंक नहीं, आईएसबीपी है ये जस्ट बाद में। ये यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट, ये बेसिकली जब एक बैंक दूसरे बैंक को पेमेंट करता है ना, तो उसके बारे में है कि आपको पेमेंट जो है कैसे करना है। तो उसने बोला कि फॉलोइंग स्टैंडर्ड क्लॉज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन बाय द इशूइंग बैंक। तो हमने देखा था कि ये जो नीचे वाले दो बैंक थे ना, यहाँ पे ये वाला बैंक, तो हमने बताया था कि जब तक इशूइंग बैंक इसको क्या नहीं करेगा, इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, ऑथोराइज नहीं करेगा, ये लिखा ना, रिम्बर्समेंट ऑथराइजेशन बाय द इशूइंग बैंक that is sent to the reimbursing bank to bind all the party concerned. The reimbursement authorization is subject to the uniform rules of bank-to-bank reimbursement drawn under documentary credit ICCC publication. Itna. That means that reimbursing bank is bound to all the rules by accepting reimbursement instruction. Claiming bank is however not a party. मतलब इसको बोला गया कि आपको पेमेंट करना है अगर आपको कोई क्लेम करता है तो, और उसके बारे में पहले से बताओ। और ये जो एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में होता है, ओनली विद द बिटवीन द इशूइंग बैंक रिम्बर्सिंग। रिम्बर्समेंट, ठीक है। ये मैंने बता दिया था वहाँ पे, जो क्लेमिंग बैंक होता है, जो एडवाइजिंग बैंक होता है, ठीक है। डेट ऑफ डी वाला शिपमेंट पॉइंट क्या सर, डी वाला पॉइंट सर, रिम्बर्सिंग ऑथराइजेशन, सर इंस्ट्रक्शन ऑथराइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री ऑफ क्रेडिट इशूड बाय द इशूइंग बैंक टू द रिम्बर्सिंग बैंक। इसमें एक ये बात लिखी है इसने कि क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है रिम्बर्सिंग बैंक को। रिम्बर्सिंग बैंक तो सिर्फ ये कहता है कि आप मुझे क्या कर दो, ऑथराइज कर दो, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि पेपर आपको मिले थे या नहीं मिलते। सर एलसी डेट से पहले डेट ऑफ शिपमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता हेलो, हो सकता, हाँ बोलो सर आईएसपी वाला अभी बताया ना, उसमें एक सर सी पॉइंट है, उसको थोड़ा बता दीजिए सर। एक मिनट, इसी के ऊपर, जस्ट ऊपर इसके, कहाँ पर, इसी के ऊपर थोड़ा आईएसपी, इसके ऊपर ले जाइएगा और ऊपर, ये इम्प्लीकेशन, नहीं इसी के ऊपर सर सी पॉइंट आएगा, हाँ इसी पे। अच्छा ये a copy of Deloitte SSG नहीं inspection सर ये वाला certificate, नहीं, इसके सी पॉइंट सर, सी पॉइंट इसी में है, मतलब इसी का सी पॉइंट हो, ये वाला सर, ये वाला, हाँ सर। अच्छा, invocation of commercial standby LC by the beneficiary should be supported by proper evidence. The beneficiary of the credit should furnish a declaration to the effect of that claim is made on account of failure of importer to abide his contractual obligation. Following document must be presented. सर इसमें बेनिफिशियरी जो एक्सपोर्टर होगा ना इसमें, बिल्कुल होगा। अच्छा, बेनिफिशियरी हमेशा कौन होता है, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है उसका अल्टीमेट बेनिफिट कौन उठाता है, एक्सपोर्टर, सेलर या एक्सपोर्टर, ठीक है। तो वो कहता है कि जब भी आप शिपमेंट करेंगे तो कॉपी ऑफ इनवॉइस और नॉन नेगोशिएबल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ए कॉपी ऑफ नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग
ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे उस बैंक को। इनोवेशन होने हाँ। पर होने पर। Thank you. यार देखो इधर देखो एक बार जरा, द एप्लीकेंट ऑफ द कॉमर्शियल स्टैंड बाई, तो इंपोर्टर कौन होता है, एप्लीकेंट, सेल अंडरटेक टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, कि जब सामान आ जाएगा तो वो बता देगा कि सामान आ गया है, ठीक है। और पेमेंट कौन करता है इसमें, पेमेंट किसको मिलती है, एक्सपोर्टर। पेमेंट एक्सपोर्टर को प्रॉमिस होती है, ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे थे, पूछो। सर बोल रहे थे बिल ऑफ लैडिंग का जो कंसेप्ट है उसमें दिया हुआ है कि बिल ऑफ लैडिंग शुड नॉट जनरली बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एलसी। जनरली लिखा हुआ है ना, मतलब ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि पहले या तो एलसी में लिखा हो कि भाई आपका सामान इस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए, क्यों, वो तब होता है जब एक्सपायरी टाइप की गुड्स होती हैं, अच्छा, ठीक है। जनरली लिखा, यानी स्पेसिफिकली अगर मना किया हुआ है कि कल से पहले का नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग पहले शिप कर सकते हैं, इस बिल ऑफ लैडिंग डेट पहले हो सकता है, बाद बिल्कुल, में जो एलसी ले आपकी सकते एक केस स्टडी है इसमें ना नीचे, उसमें ये हैं। एग्जांपल उसी को था। देख के कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं केस नहीं नंबर उसमें है, 2 नंबर वाला ना, केस 2, हाँ ये है ना डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसने एलसी कब इशू किया हुआ है, 1 तारीख, 1 तारीख को, और शिपमेंट कब किया हुआ है, 30 ये नौ को। 16, 30/9 को कर दिया, 1 अक्टूबर की जगह एक दिन पहले कर दिया, चलता है, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाएगा, बस लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन, हाँ उससे पहले हो रखा तो नहीं कि चलता ये है। नेगोशिएशन या लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट एज पर एलसी दिया हुआ। उसने ही बोला हुआ ना कि जो शिपमेंट है आपका, शिपमेंट का लास्ट डेट दिया हुआ है 15/10/16 के पहले उसको करना लास्ट होगा। डेट शिपमेंट एज पर एलसी कितना है, 15/10/16, तो 15/10/16 से पहले सामान चढ़ा देना है, और पेपर सबमिट कब कर देने हैं, 31 अक्टूबर। इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, 2-4 दिन 5 दिन। मतलब इशुएंस ठीक, डेट से कोई मतलब नहीं है, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट का जो दिया हुआ क्लास उसको फॉलो हाँ करना। अगर आपके उसमें केस में लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, अगर कुछ नहीं साइलेंट है तो इसका मतलब चलेगा, ठीक है। सर यूसीपीडीसी 600 का रूल, ये जो हमारी एलसी गवर्न हो रही है उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं वो यूसीपीडीसी में ही लिखे होते हैं, और आपके इसमें बुक में उसके सारे आर्टिकल दिए हुए हैं। ये एक इसका नोटिस ऑफ डिसऑनर का देख लो, देखो डॉक्यूमेंट कब मिले आपको, 7 को, ठीक है, और आपने रिजेक्शन का मैसेज कब डाला है, 15 को। इधर देखना ध्यान से, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15, ठीक है, और वहां पर ये कुछ सर हॉलीडे कौन थी। सी पार्टी को बोल रहे हैं सर, डॉक्यूमेंट मिला? ये इशुइंग बैंक को इसने रिजेक्शन भेज दिया, स्विफ्ट मैसेज, स्विफ्ट मैसेज भेजा रिजेक्शन का कि भाई जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसमें ये कमियां पाई गई, और 7 तारीख को कहाँ मिलते हैं, इशूइंग बैंक को मिलते हैं। इशूइंग बैंक को एडवाइजिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट जो भेजे थे वो कब मिले, 7 को मिले, और 15 को उसने एक मैसेज डाल दिया कि आपके पेपर बेकार हैं, ठीक है, इसको चेक करना है हमें, ठीक है। क्या बोलता है कि 11th और 12th को क्या था, हॉलीडे, हटा दो, और 13 वहां पे एक लोकल हॉलीडे था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको कितने दिन हो गए, क्या 5 दिन हुए या नहीं हुए, 5वां दिन में। 5वें दिन में उसने इन्फॉर्म कर दिया ना उसको, सही है सर, ठीक है। तो सही है। यानी जो पहला दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसको वो काउंट काउंट नहीं नहीं करते, नहीं काउंट करते, क्योंकि हो सकता है शाम को 5 बजे डॉक्यूमेंट 5 मिले, बजे मिल जाए। तो उसके पास पूरे दिन 1, 2, 3, 4, 5, 15 की शाम तक वहां मैसेज चला पहुंच जाना जाना चाहिए। चाहिए, ठीक है। तो इसने या कहा कि ये जो है 15 को या 16 को? आप बोल रहे थे कि 5 डेज पूरी, मतलब होल हाँ 5 ये डेज चाहिए। इसमें जो ये 15th वाला है ना, 15th जी वाला जी। डे अगर आप 4:59 पर उसको मैसेज करेंगे
तो आपको पूरा दिन मिला या नहीं मिला? हाँ ये बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है, ईओडी वाला कॉन्सेप्ट टाइप का, हाँ हाँ ठीक है। ये या इसको हम एक तरह से और बोलते हैं 5 नाइट। क्या बोलते हैं? 5 नाइट। अब देखो 5 नाइट होती है नहीं होती है? पहली नाइट यहाँ हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 नाइट मिल गई है। अब आपको उस अगले दिन में पूरा करना, जैसे इंटरेस्ट लगाते हैं ना, उसी तरह इसका भी है। अगर आपके पास नाइट में है तो आपके लिए वो पहला दिन शुरू हो गया, ठीक है। सर एक चलिए। वो वाला बता दीजिए, ऑन और अबाउट वाला बता दीजिए ना। कौन सा वाला? प्लस माइनस 10% करके नहीं लेते हैं अमाउंट में, डेट में +-5 डे, ऑन और अबाउट सर उसको बता दीजिए। हाँ सर, अमाउंट में क्वांटिटी 10, ग्रेस पीरियड क्वांटिटी को में बोल रहे हैं 5। सर, ग्रेस अच्छा अच्छा, पीरियड को। जो इनवॉइस वैल्यू होती है उसमें कितने % तक का हम लोग कंसीडरेशन कर सकते हैं? तो अमाउंट में कितने % है +-10। और क्वांटिटी में? 5 सर। क्वांटिटी नॉट स्पेसिफाइड लिखा होगा तब करेंगे सर, कि कोई कंडीशन है इसके साथ? क्या चीज? क्या क्वांटिटी नॉट स्पेसिफाइड लिखा है तब करेंगे ये 5%? नॉट स्पेसिफाइड लिखा हुआ तो फिर तो कुछ नहीं देखना है आपको। ये सर क्या बात हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये जब कोई डीलिंग होती है तो शिपमेंट जब होता है ना, तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट उतना नहीं होता जितना एग्री था। तो उस कंडीशन में ये 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू और 5% ऑफ द क्वांटिटी Quantity। वेरिएशन हो सकता है, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है उधर ना? एक्सेप्ट कर सकता डेज में भी है क्या सर कुछ? है। इसमें ना डेज में नहीं, डेज में तो जो पहले से लिखा हुआ ही। इसे टॉलरेंस बोलते हैं ना सर? हाँ, टॉलरेंस, कि कितना तक ऊपर नीचे चलेगा, ऐसे बोलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ले सर। बोलो। सर बुक में एक फैसिलिटीज में दिया हुआ है, अगले पेज में अगले यूनिट में, वहाँ पे एनटीपी का कैलकुलेशन दिया हुआ है, बट वो जिस डेट को प्रेजेंट हो रहा है उसको भी इंक्लूड कर लिया है। एक मिनट रुको, कौन सी नंबर यूनिट है ये? यूनिट 5 एक्सपोर्ट फाइनेंस वाला जो चैप्टर है अच्छा, उसमें ठीक है। अदर कंडीशंस। वो सुबह तूर सर वाली क्लास का उसका रिवीजन कर लेना, अच्छे पॉइंट थे उसमें, उसको ध्यान से देख लेना। 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से, और जो पहले पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा। सर एलसीआर पे हाई हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड करती है ना, कौन वो कैलकुलेशन, वो नहीं आता समझ में सर। हाँ, एचक्यूएलए का सर, समझ में नहीं HQLA आता सर। होता है आपका जो मोर देन, वो HQLA का पीरियड बताओ चलो सब लोग आप। 30 कैलेंडर। 30 दिनों के अंदर जो आपको कभी भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है उसे क्या बोलते हैं? HQLA। नहीं सर, इसमें कहाँ पूछ रहे हैं बताना इस टॉपिक में? इसमें सर एक्सपोर्ट फाइनेंस है आगे, उसमें अदर कंडीशन है उसका 5.4 में। 5.4 में अदर कंडीशंस उसका नीचे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ना ये वाला 90 डेज वाला, ये जो किया कैलकुलेशन, इसमें देखो क्या किया हुआ है। अच्छा ये वाला बिल ड्रॉन USD सबमिटेड टू द बैंक ऑफ कितना? 1 जुलाई, और उसमें 25 दिन का ये दिया था। नोशनल ड्यू डेट विल बी 25। नॉर्मल ट्रांजिट फीस है। हाँ, और द एडवांस विल बी अलाउड टू कंसीडर द interest rate of 25 days after the withdrawal. Similarly, in the case of 90-day Ujans bill, the bank on it now the NIP with 25 days. हाँ, इसमें ना 1 जुलाई का है ना, 1/7/27 है ना, 2017, ठीक है। तो यहाँ पर 25 डे, अभी 1 मिनट रुकना है। 25 डे उसने जुलाई में ले लिए, 31 डे उसने अगस्त में ले लिए, 30 डे उसने सितंबर में। कितने दिन हो गए? 86 हुए ना अभी, 86 और 4 और हो गए, ठीक है।
तो अक्टूबर में तो यहाँ पर उसने 90 हम प्लस कितने निकाले लेने, तो 4 क्या पूरे हाँ, पर अक्टूबर 20 पूरा ले लो। 115 25 डेज दिन होगा, नहीं था, हम इसको कल निकाले थे हम। 115 दिन हो जाएगा टोटल। टोटल 115 दिन हम ना। इसको निकाले थे। 115 दिन मतलब इसमें हो गया जुलाई में, एक को छोड़ दे तो फिर जुलाई में 30 दिन, 29 हाँ डेज। एक साथ 2017 से काउंट करें तो जुलाई में 30 दिन हो जाएगा। हाँ ये गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, 25 दिन हो गए। 30 कर दिया। हाँ अगस्त में कितना दिन हो 21, गया यहाँ पे, सितंबर में 30, ये हो गया हमारा 91 91 डेज। 1 अभी days हमको है। कितना चाहिए दिन, 24 दिन और 24 डे और चाहिए ना। जुलाई में तो 31 दिन हुआ, जुलाई जुलाई में अगस्त सितंबर, जुलाई अब में कितने एक दिन को हुआ। तो प्रेजेंट हुआ तो एक को छोड़ देंगे ना सर। नहीं अभी एक मिनट रुको जरा, 92 डेज हुआ ना, और हमें टोटल कितने दिन चाहिए, 115, तो हमारे पास अभी रहता है 23 डेज। अच्छा आपका कहना ये है कि इसमें कोई भी दिन एक्सक्लूड नहीं किया, ये कह रहे हैं। जैसे एक का तो हम लोग जनरली एक्सक्लूड कर, जिस दिन प्रेजेंट होता है उसको तो छोड़ देते हैं ना, अगले दिन से काउंट करते हैं। अभी पिछले वाले के स्टडी में तो वैसे ही है। नहीं वो डॉक्यूमेंट पेपर करने वाली बात अलग है, डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला क्लॉज वो 5 डे वाला वो अलग कंसीडरेशन है, और ये क्या है, बिल का प्रेजेंटेशन है, ये वो चीज नहीं है, ये बिल का पेमेंट है। वो भी साइट बिल का। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ सर, इसमें काउंट करते हैं इसको कि नहीं करते हैं? 1 तारीख को जिस दिन बिल आ जाता आता है अपने पास तो। फिर मुझे तो ये पता था कि एक दिन छोड़ देते हैं इसमें तो सब दिन ले लिया इसने। नहीं जनरली कई केस हिस्ट्री में देखा मैंने सर, उसमें नहीं काउंट लेते नहीं है उसमें, जिस दिन बिल पहला आता है। वाला अभी दिन ना, लास्ट वाले में शायद कराया था, उसमें भी सर छोड़ ही दिए थे, इसका भी एक कराया था लास्ट में स्टडीज। इसका एक वो था ना सर, फाइनल क्वेश्चन था एक लास्ट में, उसमें भी काउंट नहीं किया। नहीं तो एक बार सुनो, ये कह रहा है कि 23 तक आपके पास टाइम है, 24 को क्या हो जाएगा, ओवरड्यू। where due date is linked with the date of bill of exchange, no normal time allowed as actual date of already available। ये तो फिक्स डेट वाले केस में एनटीपी नहीं मिलता, ठीक है। और फिक्स ये डेट जो का ऊपर, मतलब सर लिखा रहेगा उसमें कितने हाँ तारीख उसमें को लिखा आपको। रहेगा पहला कि भैया तो इसमें तो 10 लिखा है ना दिसंबर सर, को, नहीं इसमें लिखा नहीं, इसमें तो डेज दिए हुए हैं उसने। साइट बिल है तो डेज तो फिक्स रहेगा ना सर, साइट है कोई यूजान। इसने कहा है 90 डे का यूजांस पीरियड उसने दिया हुआ है, तो यूजांस पीरियड जब होता है तो ट्रांजिट पीरियड और यूजांस पीरियड को ऐड यूजान करते हैं, पीरियड जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। इसमें यही एक बात है कि इस डेट तक पेमेंट नहीं आया तो आप क्या मान लेंगे, नेक्स्ट डेट से ओवरड्यू मान लेंगे। चलिए बैंक जाइए, मैं भी होके आता हूँ।